सेलेक्ट द ऑप्शन विद द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको स्पेलिंग गलत है एक शब्द की, उसको ढूंढना है। तो इन्होंने अंडरलाइन करके ना कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे कि ये डायलेमा दिया है, प्रिवेल दिया है, कमेटी दिया है और एमिकेबल दिया है। तो पहला वर्ड इन्होंने कौन सा दिया है? डायलेमा। डायलेमा का अगर हमें अर्थ नहीं पता है तो याद रखिएगा, इसको हम हिंदी में कह देते हैं दुविधा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन है और आप उनमें से किसी को चूज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप पता ही नहीं कर पा रहे कि इसको लूं या इसको। करेक्ट है। ये डायलेमा शब्द करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, DILE और उसके बाद MMA, डायलेमा। दूसरा इन्होंने अंडरलाइन जो शब्द दिया है वो है प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है कि कोई चीज आपके सामने ना प्रचलित हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि जनरली एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट जनरली। तो ये क्या होता है आपका? कोई चीज नजर आ जाए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैं बहुत सारे चैलेंजेस को उस मीटिंग के अंदर फेस कर रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी जो मीटिंग के अंदर ऑर्डर था वो क्या हो गया? प्रिवेल हो गया, प्रचलित हो गया। अब इन्होंने जो स्पेलिंग दी है ना भाई, वो इन्होंने गलत दी है, तो यहां पर इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वो रहेगी PREVAILED। ये भी आपका मिस स्पेलिंग वाले जो सवाल होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो आपका मिस स्पेल्ड जो वर्ड रहा वो कौन सा रहा? प्रिवेल्ड। अब जो बाकी के हैं, इन्होंने एक दिया है कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग में आप याद रखिएगा, 2M 2T और 2E आते हैं। ये आपका बिल्कुल ठीक है। कमेटी का मतलब सभी को पता है, कोई समिति। एमिकेबल, एमिकेबल भी ठीक दिया है भाई। एमिकेबल का मतलब होता है जब आप मिलजुल कर, यानी कि मैत्रीपूर्ण तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, विदाउट किसी के साथ लड़े झगड़े कोई काम करते हैं, तो वो आपका एक एमिकेबल तरीका होता है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ढूंढना है मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द किसका? ग्रज का। हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर, यानी कि उसकी माता ने उसके पिता के खिलाफ कभी भी ग्रज नहीं रखा। ग्रज का मतलब होता है द्वेष। द्वेष मतलब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग जो कि दूसरे के एक प्रकार से उसके अगेंस्ट में होती है, उसको उसके साथ कुछ गलत हो जाए, इस तरीके से। तो इसका जो अर्थ है वो आप लोगों को पता चल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है? इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो पहला वर्ड इन्होंने दिया है भाई बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? किसी की भलाई। ठीक है, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर की जिसमें आप किसी के भले की बात करते हैं कि इसके साथ अच्छा हो जाए, ये आदमी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करे। तो बेनिवोलेंस और जो ग्रज था वो एक दूसरे के विलोम हो गए ना, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आपको, मैलेवोलेंस। मैलीवोलेंस का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आपकी दुर्भावना। मतलब एक प्रकार से आपकी एक ऐसी स्टेट या कंडीशन जहां पर आप क्या कर रहे हैं? किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं कि ये ना मरेगा एक दिन, ऐसे वाली जो फीलिंग होती है, तो मेलेवोलेंस होता है। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है भाई, रैंकोर। अच्छा, ये मेलेवोलेंस और ये जो ग्रज है ना, ये सिनोनिम हो गए ना एक दूसरे के। ठीक है, रैंकोर एक शब्द है, अच्छा शब्द है। बहुत ज्यादा लोग इसको आप लोगों को आमतौर की भाषा में यूज करते हुए नहीं नजर आएंगे। ये होती है कड़वाहट। कड़वाहट यानी कि किसी के अंदर किसी के प्रति जो बिटरनेस होती है, रिसेंटल रिसेंटफुलनेस होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, रिसेंटफुलनेस आप कह सकते हैं, या फिर मैंने आप लोगों को भी बताया बिटरनेस, किसी के प्रति कड़वाहट। तो वो रैंकर होता है जो कि बहुत ही लंबे समय से चल रही होती है। जैसे कि दो घर हैं, आपस में उनके बीच में बातचीत नहीं होती है, बहुत समय हो गया है, तो इनके बीच में क्या है? ये एक रैंकर है। बहुत समय से इनके बीच में एक कड़वाहट घुली हुई है। एक वर्ड और दिया गया है, रिवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो भी आप बोलना चाहें, ये भी घृणा है। मतलब एक प्रकार से एक ऐसा सेंस जहां पर आप किसी को डिसगस्ट कर रहे हो। आ गया है ये यहाँ पर मुंह उठाकर, जाता क्यों नहीं है, ऐसे भगा यहाँ से। तो ये वाली जो फीलिंग होती है वो क्या होती है? रेवोल्यूशन होती है। ये सारे वर्ड याद रखेंगे। एंटोनिम पूछा था ग्रज का, जो कि बेनिवोलेंस हो जाता। चलिए भाई आगे आएंगे। ईडीएम पूछा है। ईडीएम का वर्ड इन्होंने क्या दिया है? अ बैड पैच। बैड पैच का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि यार कैसा समय है, ये बहुत ही कठिन समय है, हमारा अच्छा समय कब आएगा। आप लोगों का ये जो कठिन समय है, ये क्या है? एक बैड पैच है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक कठिन समय। समझ गए? तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट ऑफ ट्रबल्स।
ये वाला इसका करेक्ट मीनिंग बनता बैड पैच का। जैसे कि किसी आदमी की नौकरी चली जाती है, तो वो आदमी किससे गुजरता है? एक बैड पैच से गुजरता है, क्योंकि उसके पास उसको लगता है कि यार मेरी नौकरी चली गई है, कुछ मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो वो बैड पैच से गुजर रहा है। अगला सवाल है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है किसका? अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। एक ओथ के अंदर जो एक रिटन स्टेटमेंट है जिसको लोग मतलब देखते हैं, बोलते हैं, तो क्या है भाई? यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, एफिडेविट। सुना बहुत होगा आपने इसके बारे में। तो ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ना एक ओथ लिखी गई होती है, जिसको किसमें हम यूज करते हैं? लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज करते हैं। वो होता है एफिडेविट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो आपका ओथ के अंडर में लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ और स्टेटमेंट है, इसमें ही जो मतलब पहला वर्ड दिया गया है वो क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है? एक किसी डेक्लेरेशन की जनरल टर्म, कि आपने कुछ चीज डिक्लेयर करी है, उसको आपने एक जनरल टर्म में लिख लिया है, रिटर्न वे में या फिर बोलकर। इसमें कोई लीगल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है स्टेटमेंट में, ठीक है। टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी मतलब होता है कि आपका एक, या तो आपने स्टेटमेंट दिया हो बोलकर या लिखकर, जो कि किस तरीके से यूज हो रहा है? एविडेंस के रूप में यूज हो रहा है, जिसको आमतौर पर आप कोर्ट वगैरह में देखते हैं, तो वो क्या होती है? टेस्टिमनी, मतलब गवाही, है ना। अफर्मेशन एक वर्ड दिया गया है, अच्छा शब्द है। ये भी क्या प्रकार का? एक डिक्लेरेशन है। आपने कुछ डिक्लेयर किया है, आपने कुछ कंफर्म किया है कि कुछ क्या चीज है वो सही है, मतलब आपने किसी सही चीज को अगर डिक्लेयर कर दिया है या फिर कंफर्म कर दिया है, तो मतलब आपने उसके लिए क्या कर दिया है? अफर्मेशन दे दिया है कि हाँ हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने फिर से आप लोगों से एंटोनिम पूछ लिया है, यानी कि विलोम शब्द पूछ लिया है किसका? बारबैरिटी। बहुत ही कॉमन शब्द है, इसका मतलब होता है क्रूरता। क्रूरता, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल या फिर क्रुएलिटी से भरी हुई हो, ब्रूटलिटी से भरी हुई है, तो वो क्या होती है? बारबैरिटी। तो उस अटैक की जो बारबैरिटी होती है, जो उसकी क्रूरता होती है, उस पर फिर चर्चा करते हैं। इसका एंटोनिम यानी कि उन्होंने क्या पूछा? विलोम। तो विलोम हम ढूंढेंगे, एक एक करके विकल्प देखते हैं। राइवलरी का मतलब क्या होता है? ये जब दो लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंद होते हैं, यानी कि ये कंपटीशन है सेम चीज को लेकर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सेम फील्ड में, तो वो क्या है? राइवलरी है, उन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है। एक वर्ड दिया गया है भाई, कॉलस। कॉलस एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्दयी। कॉलस, जहां पर आपको एक ना एक ऐसा इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसगार्ड दिखा रहे होते हैं दूसरों के प्रति। यार एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है ना, एक मिनट बस। नहीं नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? किसी के बीच में समझौता, यानी कि एक एग्रीमेंट या फिर एक सेटलमेंट है, जो कि किसी डिस्प्यूट के बाद एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा है कि भाई चलो ठीक है, अब हम मान गए हैं, अब हम नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी चीज नहीं करेंगे। तो ये जो बारबैरिटी है, जिसमें आप किसी के प्रति क्रूर थे, किसी के साथ मतलब एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग रखते थे, उसका ऑपोजिट ये कंपैशन नहीं बन जाएगा जब उसके साथ आप समझौता कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब, कॉम्प्रोमाइज, अच्छा कंपैशन लिखा हुआ है क्या भाई? कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। मैं ये इसको कॉम्प्रोमाइज के उसके तरीके से समझ गया। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो है कंपैशन। यहाँ पर ये कंप्रोमाइज तो समझौता हो गया। समझौता, कंपैशन का मतलब क्या हो जाता है? ये दया है, किसी पर आपको दया आ गई हो, तो दया वाला वर्ड है वो आपका इसमें एंटोनिम बनेगा ना, कि आपने किसी के प्रति क्रूरता का भाव रखा, और अब आप कंपैशन यानी कि दया दिखा रहे हो, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा बेस में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार में से ढूंढना है, तो एक एक करके सारे के सारे जो वर्ड है उनकी तरफ आप निगाहों को घुमाइए। पहला दिया गया है आपको री। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्शन हो या फिर कोई ऐसा प्रोसेस हो जो कि क्या कर रहा है? स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब मजबूती ला रहा है। ठीक है, तो इसकी जो इन्होंने स्पेलिंग दी है वो री इन्फोर्समेंट ठीक दिया है।
उसके बाद दूसरा दिया है इन्होंने मोटिवेशनल। मोटिवेशनल तो यार देखो स्पेलिंग ठीक है, सबको ये है ही पता। प्रेरणादायक जो चीज होती है, जो कि आप लोगों को कुछ करने की इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, तो कुछ आपको करने का रीजन प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो क्या है, मोटिवेशनल है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग भी ठीक दी है भाई इन्होंने। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, है ना। ठीक है, उसके बाद ये चौथा वाला बचा है, इसी में कुछ ना कुछ गलत होगी। एट्रीब्यूट्स गलत है भाई, ये एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग ये थोड़ी ना होती है, ये होती है ATTRIBUTES। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब किसी का गुण, एक प्रकार से किसी की मतलब क्वालिटी, किसी की इंपॉर्टेंट विशेषता, यानी कि किसी का फीचर, तो वो क्या हो जाता है, उसका एट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें टी मिसिंग था भाई, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाता। अगला सवाल इन्होंने दिया है, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन दी T20 मैचेस, यानी कि हर टीम ये एंटिसिपेट करती है कि इनको एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी, सो दैट के जो T20 मैचेस हैं उनको ये आसानी से जीत लें। तो आपको बताना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री, पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री। यार आप मुझे बताइए, अगर किसी पर्पस को आप लोगों को इंडिकेट करना है, या फिर आपको जो आउटकम मिले वो आपका इंटेंडेड आउटकम हो, जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, पिच फॉर देयर इजी विक्ट्री, यानी कि उनको पिच चाहिए ना ताकि वो इजी विक्ट्री प्राप्त कर सके। तो पिच फॉर देयर इजी विक्ट्री वाला ये जो ऑप्शन है ना, ये इसके अंदर सही बनता भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो। आप लोगों को पता है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का है वो क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ये वाले काम हमने करे हैं, तो क्या करना है इसमें, द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो, तो यहां पर हम द विनर को यहां पर क्या बना लेंगे, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द विनर विल है तो विल बी हो जाएगा, अनाउंस है अनाउंस्ड हो जाएगा बाय द टीम, द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो। तो ये ए वाला जो सेंटेंस है वो आपका पैसिव में सही तरीके से फ्रेम हुआ। अगला है, इसमें एरर बताना है, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। यार मिस्टर सूर्या हैव मतलब यार सीरियसली, तो मिस्टर सूर्या हैज आता ना यार। ये ग्रामर के सबसे बेसिक रूल्स में आपको नजर आएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो क्या लेगा, वो वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज आता ना, हैव क्यों आता। इसीलिए ये आपका जो सी वाला ऑप्शन था वो इसमें करेक्ट रहता। फिर से ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। तो आप लोग बताइए कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि इस महीने के अंत तक ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years, ही विल बी वर्किंग आएगा या फिर ही विल हैव बीन वर्किंग आएगा। अगर मुझे किसी भी इस प्रकार की चीज को इंश्योर करना होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका अभी तक लेकर आया है बात को, है ना, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन विल, इसमें हैव तो इन्होंने लगाया ही नहीं, विल हैव होना चाहिए था ना भाई, यहाँ पर हैव होना चाहिए था। तो अच्छा इन्होंने मतलब एरर पूछा ना, तो इस वाले पार्ट में एरर है वो, ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक को भरना है। कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन द 12th फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट एज शी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स, शी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट। यार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई ना। कमल नाम की एक लड़की है, वो 12वीं फ्लोर पर सी साइड अपार्टमेंट को परचेज करने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। तो वो किससे सफर कर रही है, उसको एक्रोफोबिया है ना भाई। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, आपको जब एक्सट्रीम फियर होता है इससे, हाइट से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर इसमें चौथा करेक्ट होता। अब इसमें देखो और भी दिए गए हैं आपको, जैसे हेलियोफोबिया है। हेलोफोबिया किसका मतलब होता है, इसमें आप डरते हैं किससे, सनलाइट से। जो आपका रूट वर्ड है वो आपके सन को लेकर होता है। फिर उसके बाद दिया गया है सोशियोफोबिया। सोशियोफोबिया का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी सोशल सिचुएशन से या फिर किसी से इंटरेक्ट करने से डरते हैं, तो वो आपका सोशियोफोबिया होता है। उसके बाद देखिए क्लस्ट्रोफोबिया भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जहां पर ना आप लोगों को
प्लेसेस से डर लगता है, यानी कि जो बंद प्लेसेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों से आपको अगर डर लगता है तो आप क्लस्ट्रोफोबिया से पीड़ित हैं। तो आसान है, ये भी इसको सबने रट रखा होता है। एंटोनिम बताना है भाई आपको, अंडरलाइन वर्ड का लार्ज का आपको एंटोनिम बताना है। तो लार्ज का एंटोनिम यार टाइनी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। लार्ज मतलब क्या होता है बड़ा, टाइनी मतलब क्या होता है छोटा, और बड़ा और छोटा एक दूसरे के विलोम नहीं हो गए, है क्या नहीं। इसको लेकर तो दिक्कत नहीं ना। बम्पर का मतलब क्या होता है, विशाल, ठीक है, विशाल। एक मिनट रुकिएगा यार। हेलो, गुड आफ्टरनून। कहाँ? मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। ठीक है, बम्पर का मतलब क्या होता है, विशाल। कोई चीज बहुत ही ज्यादा अगर लार्ज हो या फिर वो प्रचुरता में हो, अबंडेंट हो, तो वो क्या हो जाएगी भाई, बम्पर हो जाएगी। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा विशाल काय हो, मतलब इसको मैं एक्सट्रीमली लार्ज बोल दूंगा साइज में, ठीक है। हीरोइक का मतलब क्या होता है, किसी की वीरता, है ना, कि भाई किसी ने अपना करेज दिखाया हो, या फिर किसी ने अपनी डेयरिंग को दिखाया हो, तो वो क्या है, उसका एक हीरोइक एक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इन्होंने एंटोनिम, एंटोनिम बड़े पूछे हैं भाई इन्होंने। विलोम शब्द किसका, एपिटोम। एपिटोम हमने पिछली शिफ्ट के अंदर दो तीन बार शब्द को देख लिया है यूज होते हुए, ठीक है। एपिटोम का मतलब क्या होता है, कोई एक परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब मान लो कि आप किसी की क्वालिटी को लेकर एक एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी के टाइप को लेकर एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, एपिटोम। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई किसी के बारे में कि भाई ये ना, ये इसका सटीक उदाहरण है। जैसे कि कोई मैडम है, कोई लड़की है, उसकी एलिगेंस को बहुत ज्यादा सराहाया जाता है, उसकी ग्रेस को बहुत ज्यादा सराहाया जाता है, तो ये कहते हैं कि भाई शी इज दी एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड ग्रेस। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में एपिटोम शब्द को हम यूज करते हैं। अब इसका हमें ढूंढना है एंटोनिम। तो यहाँ पर पहला वर्ड देखना है, ये क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार। विस्तार, या फिर हम एक ऐसे एक्शन को रेफर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या फिर फैला हुआ है ना। एपिटोम और एक्सपेंशन दोनों एक दूसरे के एंटोनिम नहीं हो गए यार। एक बार बाकी के भी देख लेते हैं, कभी किसी और के साथ आपको मिले। तो साइज का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा सटीक होती है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल का ये विलोम तो नहीं है। एक्सोर्टिक शब्द दिया, इसका मतलब होता है किसी को इंकरेज करना, मतलब बहुत ज्यादा किसी को चढ़ाना कि आपको ये करना ही है, ये करना ही है, इसका मतलब होता है एक्सॉर्ट। इल्यूसिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। यार इसमें ना एपिटोम का यही बन रहा है भाई, एंटोनिम। बाकी का इनके तो कोई एपिटोम के साथ विलोम की कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है आपको, कैन नॉट बी करेक्टेड। किसी को अगर आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, इनकरेजेबल है। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल, आपको एक वर्ड इन्होंने दिया, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज मतलब क्या होती है, इलेजिबल दिया है ना, जिसको आप अनरीड है, मतलब उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज जो अनरीडेबल है ना, उसको बोलते हैं इलेजिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाता है, ये होता है कि कोई चीज जो कि अनबिलीवेबल है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो गया, ऐसा सच्ची में हो गया, तो वो होता है इनक्रेडिबल। इन एलिजिबल का मतलब सभी को पता है, ये डिस क्वालिफिकेशन वाला है। मतलब आप अगर इन एलिजिबल है तो आप किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, आप इरेलीवेंट है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप क्या इन एलिजिबल है, ठीक है। तो ये भी आसान था। चलिए भाई ये आपको अरेंज करने हैं, चार वर्ड दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। यार आप मुझे बताइए कि द बॉडी एंड, ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे ठीक नहीं हो रहा होगा, ये स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। द बॉडी एंड योर यूथ स्टंट्स, द बॉडी, नहीं, इससे स्टार्ट नहीं होगा इसको। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। इसमें देखो, हाँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे स्मोकिंग इन से। स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया ए से, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, इस
चारों स्टेटमेंट में से सबसे ज्यादा इंट्रोडक्टरी या फिर चीजों को शुरू करने वाला यही वाला स्टेटमेंट नजर आ रहा है, स्मोकिंग इन। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो कि क्या है, योर यूथ स्टंट्स, जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस बता रहा है। सब्जेक्ट की जो प्रभावित करने वाली चीज है, स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स, तो ये आपका एक सटीक वो बनेगा ना सीक्वेंस, ए के बाद बी आया। इसके बाद आप लोग देखिए, द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, यानी कि जो स्मोकिंग है, इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, तो ये आपका एक एबीसीडी इसमें करेक्ट सीक्वेंस हो जाता। ये सी वाला जो ऑप्शन है ये बनता भाई इसमें करेक्ट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो धूम्रपान है उसके प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव को कौन बता रहा है, ये आपका सी वाला ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो डी वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट कर रहा है आपके इस सेंटेंस को क्या बता के कि भाई फाइनल इफेक्ट क्या होता है इस स्मोकिंग का। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अगेन आसान है, डोंट लेट डायलन फूल यू, तो इसमें क्या होगा, वही आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस का। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो आपको क्या दिया है इन्होंने, डू नॉट लेट डायलन फूल यू, तो अगर आपको इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, डू नॉट बी फूल्ड। डू नॉट बी फूल्ड कहां पर दिया गया है, देखो डी नॉट बी फूल्ड यहां पर दिया गया है, बाई होम बाई डायलन, तो इसी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा। सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। सत्या हमेशा कुछ था अपने दोस्तों के लिए जिन्होंने उसकी ट्रबल में हेल्प करी थी। सत्या हमेशा ग्रेटफुल होता है इंसान। ठीक है, ग्रेटफुल का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी के प्रति अपना एप्रिसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ए वाला जो ऑप्शन था ये इसमें करेक्ट बनता है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। एंटोनिम बताना है भाई, एंटोनिम बड़े पूछे इन्होंने इस वाले शब्द के अंदर, कौन से शब्द का, एम्बिगुअस का रट रखा होगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज अस्पष्ट होती है, आप लोग उसको क्लियरली मतलब देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो एम्बिगुअस होती है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। सर्टेन का मतलब क्या हो जाता है, आप एकदम निश्चित है, आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, आप लोग क्या है, क्लियर है। तो एक तरफ आप अस्पष्ट थे, दूसरी तरफ आप क्लियर है, तो यानी कि यही क्या हो जाता है, इसका एंटोनिम हो जाता है। ठीक है, देखो कोई भी अगर आपको लगे कि मैंने गलत बताया या कुछ गलत हो गया, कमेंट करके बता देना आप मुझे। ठीक है, इसके बाद ये वर्ड दिया गया है आपको यहाँ पर ड्यूबियस। ड्यूबियस भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये होता है संदेहजनक। संदेहजनक, जब कोई भी चीज को लेकर आप क्या हो, डाउटफुल हो, तो आप ड्यूबियस है। वेग का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब वो क्लियर नहीं है या फिर वो स्पेसिफिक नहीं है। पजलिंग का मतलब भी क्या हो जाता है आपका, परेशान करने वाला, जो चीज आपको क्या करती है, कंफ्यूज करती है, आपको कंफ्यूजिंग बनाती है, आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है, मतलब वो क्या है, पजलिंग है। ठीक है, अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर इज व्हाट, होमोफोन। होमोफोन क्या होता है, जिनका उच्चारण आपको वैसा सा लगता है, सेम। तो यहां पर इन्होंने वर्ड दिया है देर, तो कौन सा इन चार में से वर्ड है जो कि ऐसा ही साउंड कर रहा है, देर। ये देर वाला ये वाला शब्द आपको सेम साउंड सा नहीं करके हुए नजर आ रहा है, तो ये इसमें बन जाता भाई। ठीक है, होमोफोन्स का ये सवाल पूछने लग गए भाई, अच्छी चीज है। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए आप ईडीएम का। ईडीएम दिया है टर्न्ड अ डीफ ईयर टू। समझ में आ गया होगा आपको इस पढ़ते ही, जब आप अपना जो कान है उनको बंद कर लें, किसी ने कुछ कहा है और आप सुन नहीं रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। अनसुना करना, तो वो होता है टर्न्ड अ डीफ ईयर टू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने जो सरकारी दफ्तर होते हैं, आपने किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी के भी अगेंस्ट में कुछ अपनी कंप्लेन लगाई, तो आपकी कई सारी कंप्लेन लगाने के भी बाद उसका जो मैनेजर है उसने क्या कर लिया, उसने आपको अनसुना कर दिया। मतलब द मैनेजर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द एम्प्लॉयज कंसर्न, एम्प्लॉयज को लेकर जो कंसर्न उठ रहे थे उसको लेकर उसने अनसुना कर दिया। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, रिब्यूक्ड एक ऑप्शन इन्होंने दिया। रिब्यूक्ड का मतलब क्या होता है भाई, फटकारा, फटकारना, तो ये तो करेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है भाई। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी की आप अब हेलना करते हैं। अब हेलना का मतलब पता है ना, जब आप किसी को अटेंशन नहीं देते हैं, पेइंग नो
अटेंशन। तो ये अनसुना करना या फिर अटेंशन नहीं देना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। तो ये इसका मतलब था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने आ गया है यहाँ पर क्लोज टेस्ट। तो पढ़ते हैं भाई क्लोज टेस्ट को, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ब्लैंक्स में कौन कौन सा वर्ड आएगा। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस, फॉर बट फॉर दोज who have transcendental knowledge, all three are almost same, and there is not much difference among these three. The world and life is a myth and it keeps on changing. देखो मैं इतना टाइम अभी यहाँ पर आपको पढ़ाने में लगा रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आप स्कैन करते हैं, इतना ऐसे एक एक करके नहीं है। तो आप बोलना पड़ रहा है मेरे को हर वर्ड को, तो इसलिए समय लग रहा है। तो आप ऐसे मत सोचना कि सर को इतना समय लग रहा है। जब आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है ना, तो फटाफट से स्कैन करके अपने सवालों की तरफ आता है। The world in life is a myth and it keeps on changing. Adi Shankara, the greatest Advaita preacher, Ramana Maharshi observed no difference between dreaming and waking states. What he said is that it is a from one unreal world to another world. There is no difference between the images one sees when waking up and the images she sees during dreams. According to this great sage of the modern century, the first one is a daydream and the second one is a night dream. The usual philosophers say that mind and body are the two elements and mind is source of all diverse thoughts. In the waking up states, the mind is active with all tensions and dissatisfactions, so happiness is missing. During the sleep, as the mind is absent and so is the physical world, the real happiness, it is said that deep sleep, where there is no feeling of body, mind and the world, is the natural state of human beings. भाई इसके अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं। डे ड्रीम यानी कि जो दिन में आप ख्याल देखते हैं, जो आप जागते हुए सोचते हैं, सोकर जो आप सोचते हैं, उसमें आपके माइंड का इन्वॉल्व होना। दिन में आप अगर सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में टेंशन, ये सब चीजें होती हैं। जब आप एक अच्छी डीप स्लीप लेते हैं तो उसमें आपका माइंड, आपका जो फीलिंग है वो नहीं होती है, और यही एक नेचुरल स्टेट होती है ह्यूमन बींग्स की। इस तरीके का आइडिया हमें नजर का आया, और कुछ लोगों के इसमें स्टेटमेंट भी दिए गए। चलो भाई पहला वाला ब्लैंक फिल करते हैं। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस। क्या है थ्री ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स का? एंगल्स है, मेथड्स है, प्रॉब्लम्स है, या एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो आपके जीवन की जरूरतें हैं। तो ये जो ब्लैंक यहाँ पर आप लोगों से मांग रहा है, वो एक ऐसा शब्द मांग रहा है जो कि इन तीनों स्टेट को क्या करे, इनको डिस्क्राइब करे। तो एस्पेक्ट वाला जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही सटीक तरीके से इसमें फिट हो रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में बता रहा है इन तीनों बातों को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला है बट फॉर दोज हु हैव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई ऐसा हमें वर्ड चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करे, जिन्होंने प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को क्या किया है, गेन किया है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको गेन किया है। तो इन्होंने क्या पूछा, बट फॉर दोज हु हैव व्हाट, हु हैव डीप ट्रांजैक्शनल नॉलेज, डेप्थ, सुपरफिशियल, लार्ज। तो इसमें क्या रहेगा ना, अरे ये क्या हो गया, हु हैव डीप ट्रांजैक्शनल नॉलेज। तो भाई नॉलेज जो होती है वो किसी भी टॉपिक की, वो आपको डीप होती है ना। जहां पर आप उस नॉलेज की गहराई के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीप वाला जो ऑप्शन है वो सही से आपके आइडिया को यहाँ पर कन्वे कर रहा है। चलिए आगे आएंगे। अगला है द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आदि शंकराचार्य। कौन कह रहा है? सेज आदि शंकराचार्य। इसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट असर्शन की बात कर रहे हैं, जो कि किसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है, आदि शंकराचार्य जी को एट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यहां पर सेज आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहां पर है भाई? वॉट ही सेड इज दैट इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर। तो यहां पर मैं क्या रेफरेंस करा रहा हूं, यहां पर मैं एक्सप्रेस कराऊंगा कि भाई है ना, वो चेंज होता है। तो यहाँ पर रियलिटी आएगा, अनरियल आएगा, कंफ्यूज्ड आएगा, या अनइमेजिनरी आएगा। व्हाट इज सेड इज दैट इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ड टू अनदर अनरियल वर्ड। एक अनरियल वर्ड से दूसरे अनरियल वर्ड, यानी कि एक इल्यूजरी, एक मिथिकल वर्ड के अंदर ये पैसेज को लेकर जा रहा था। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सटीक भर जाता भाई। ये है आपका अंतिम। ये कहां पर है भाई? ये रहा। ड्यूरिंग स्लीप एज the mind is absent and so is the physical world, the real happiness what? Real happiness gained, is gained, was gained, या gains? Real happiness is gained.
बहुत से लोग सोचेंगे कि सर जी गेंड नहीं आएगा, नहीं। इन्होंने इस कहावत के अंदर कहा है कि भाई ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट सो इज द फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद क्या होता है, द रियल हैप्पीनेस इज गेन्ड, रियल हैप्पीनेस को गेन किया जाता है। तो गेन्ड अगर मैं यहाँ पर यूज करता तो वो पैसिव वॉइस यहाँ पर बनता, और वो एक ऑनगोइंग स्टेट को बताता, ना कि एक एक्टिव प्रोसेस को। तो बी वाले ऑप्शन से आपको एक एक्टिव प्रोसेस के बारे में आइडिया लग रहा है, ठीक है।